हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ डेक एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं हैप्पी फॉर्जिंग लिमिटेड के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। तो चलिए अब हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट के बारे में। तो देखिए, इसका जो अलॉटमेंट है लिंक्डइन टर्म के वेबसाइट पे पहले ही आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होंगे, और आप अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहां से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इसमें अप्लाई किया था और किसको किसको इसका आईपीओ मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वहीं अब हम इसका लिस्टिंग डेट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 27 दिसंबर को रखा गया है। यानी देखा जाए तो 27 दिसंबर को एक साथ मार्केट में तीन आईपीओ की लिस्टिंग है। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट के बारे में। तो वहीं अब हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड कोटा को देख लेते हैं। तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था, QYB को इसमें 50% का कोटा दिया गया था, और NII का कोटा जो है वो 15% का रखा गया था। अगर इस हिसाब से हम इसका सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो QYB की तरफ से 215 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, NII की तरफ से लगभग 64 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था, रिटेल की तरफ से लगभग 15 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। और एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं रखा था, इसलिए एम्प्लॉय ने रिटेल और NII में अप्लाई किए होंगे। तो इस हिसाब से इसको टोटल लगभग 83 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। और वहीं अगर हम एप्लीकेशन वाइज देखते हैं तो लगभग 14 गुना के आसपास इसको सब्सक्राइब किया गया है। यानी 14 लोगों में से किन्हीं एक को ये आईपीओ मिला होगा। और वहीं 100 लोगों में देखा जाए तो 100 लोगों में किन्हीं 7 को ये आईपीओ मिला होगा। और इस तरीक़ा से देखा जाए तो इसका जो अलॉटमेंट चांस है वो लगभग 7% के आसपास है। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट चांस। वही अब हम इसके लेटेस्ट जीएमपी की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम इसके प्राइसमेंट पर नज़र डालते हैं तो इसका जो प्राइसमेंट रखा गया है 808 रुपये से लेकर 850 रुपये के बीच में रखा गया है। अगर उस हिसाब से हम इसका जीएमपी देखते हैं तो इसका जो मार्केट में जीएमपी चल रहा है लगभग 30 से 35% का जीएमपी चल रहा है। देखा जाए तो इसके जीएमपी में काफ़ी गिरावट आया है। अगर 35% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 297 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 17 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5000 के आसपास हमें प्रॉफिट बता रहा है पर लॉट पे। अगर इस हिसाब से हम इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस देखते हैं तो इसका जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकल रहा है 1075 से लेकर 1150 के बीच में ये कहीं भी लिस्ट हो सकता है मार्केट में। ये तो हो गई इसकी जीएमपी की बात। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें मार्केट में कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि इस आईपीओ को लेके हम लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी दोनों में प्रॉफिटेबल हो सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है और उनको ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहने वाली है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ वीकनेस देखने वाले हैं। तो अगर वीकनेस की बात करते हैं तो कंपनी ज़्यादातर अपने 10 कस्टमर पे ही डिपेंड है। तो अगर इसमें से कुछ कस्टमर ऑर्डर देना बंद कर दे तो इसका इम्पेक्ट हमें कंपनी के फंडामेंटल पे देखने को मिल जाएगा। वहीं कंपनी अपने रॉ मटेरियल के लिए कुछ लिमिटेड सप्लायर पर डिपेंड है, यानी सप्लायर टाइम पे ऑर्डर फुलफिल नहीं किए तो कंपनी आगे अपना ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाएगी। वहीं इस सेक्टर में हाई वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है। वहीं अब हम इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। तो कंपनी के पास बहुत ही अनुभवी प्रमोटर है और वहीं कंपनी के पास शानदार फाइनेंशियल ग्रोथ का रिकॉर्ड भी है। वहीं ये कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मार्केट में आ रही है। और वहीं ये कंपनी का कस्टमर बेस 9 से ज़्यादा देश यानी ब्राज़ील, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की, यूके, USA में है। वहीं ये अपने सेक्टर में चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इसको हमें अपने पोर्टफोलियो में 1 से 2 साल के लिए ज़रूर रखना चाहिए। तो ये तो हो गए इसके लॉन्ग टर्म के बारे में। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं क्या इंट्राडे में हमें इसमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, इसका सेक्टर भी ठीक ठाक है और इसका जीएमपी पहले से डाउन भी है। यानी अगर ये 30 से 35% के प्रीमियम पर मार्केट में लिस्ट हो रहा है तो इसमें हमें एक रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो हो गए इंट्राडे वालों के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको कि ये अलॉटमेंट मिला हुआ है वो आगे क्या करे, वो इसे लंबे समय के लिए रखे या सेल करके निकल जाए। तो देखिए, अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे तो हाँ, आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल रहा है। आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन लेके ही निकल सकते हैं और कुछ आने वाले और आईपीओ का वेट कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि ये तो कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसका सेक्टर भी काफ़ी ज़बरदस्त है तो मुझे तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए,
तो बिल्कुल आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 17 शेयर हैं तो उनमें से आप आधा शेयर को सेल कर सकते हैं और आधा शेयर को लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि अपने प्रिंसिपल कैपिटल यानी जो भी आपका 15,000 के आसपास कैपिटल था उसको निकाल के किसी और आईपीओ में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है उसको होल्ड कर सकते हैं। यानी जो भी आपके पास 5,000 के आसपास प्रॉफिट बच रहा है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और अपने 15,000 प्रिंसिपल कैपिटल को निकाल सकते हैं। तो इस आईपीओ को लेके कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये तो थी मेरी स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस आईपीओ को लेके वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।